Hello student, today we have learned class 10th math board question paper 2023। दोस्तों इस वीडियो में ना हम लोग 2023 के सेट ए बी और सी के क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं ना अगर ब्लू पेन से बना रहा हूँ इट मीन्स ये क्या है, वो सेट ए का क्वेश्चन है। ब्लैक पेन से वो सेट बी का क्वेश्चन है और रेड पेन से वो सेट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को मैं ना पहले ना सेट ए का क्वेश्चन बताऊँगा। तो आप लोग को करना क्या रहेगा, आप लोग को ये करना रहेगा कि आप लोग के सामने सेट बी और सेट सी का क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं इट मीन्स आप समझ चुके हैं अच्छे से, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कि आप कहाँ पर अटक रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ़ द पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P0 एंड P1। तो देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है ना। जो मेरा लास्ट वीडियो देखा है ना लास्ट ईयर के वीडियो को, तो ये क्वेश्चन को तो वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर देगा। और जो नहीं देखा है, जो डायरेक्ट 23 का क्वेश्चन को देखने आया है, तो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, तो इसमें करना क्या है, तो इसमें करना बहुत आसान है। यहाँ पर ना जहाँ जहाँ देखिए पी से कंपेरिजन हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, एक बार 0 रखेंगे। फिर पी से कंपेरिजन हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, एक बार और 1 रखेंगे। तो हम लोग रखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि गिवेन पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवेन है, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6 गिवेन है। तो हम लोग बोलेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू, पहले हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल हम लोग के क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो पुट कर दो। तो p को p लिख देंगे और x की जगह पे क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, x की जगह पे क्या लिख देंगे, 0। मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, आपको 0 लिखना है। माइनस 5 x की जगह पे 0। सर यहाँ मल्टीप्लाई तो था नहीं, आप मल्टीप्लाई कैसे लगा दिए। बच्चे याद रखो, कोई भी नंबर और वेरिएबल के बीच में साइन क्या रहता है, मल्टीप्लाई का रहता है, मल्टीप्लाई और प्लस 6। ठीक है, 0 का पावर 3 मतलब कि 0 को 3 बार लिखना है। 0 को जब आप 3 बार लिखोगे ना बच्चे, 0 को 3 बार लिखोगे तो कुछ ऐसा होगा, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 5 मल्टीप्लाई 0 0 और प्लस 6। तो 0 है तो इसको भूल जाओगे, यहाँ पर कुछ लिखा भी है तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 6, मतलब कि 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग को क्या पुट करना है, P1 का भी वैल्यू निकालना है। तो बोलोगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। इस टाइम क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि p को तो p लिख दिया मैंने। देखिए x की जगह पे क्या पुट करना है, 1। इट मीन्स जहाँ जहाँ इस बार x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो x के प्लेस पे 1 पुट कर दिए, माइनस 5। x के प्लेस पे क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए, प्लस 6। देखिए 1 का पावर 3, 1 3 जा 3 बिल्कुल नहीं होता है बच्चे। 1 का पावर 3 मतलब होता है 1 को हम लोग को 3 टाइम्स लिखना है, 1 को 3 टाइम्स लिखना है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 3 बिल्कुल नहीं बच्चे। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चे, 1 होता है। ठीक है ना। तो देखिए, तो ये यहाँ पर ना बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे लिख के सॉल्व नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 3 जा 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। तो 1 का पावर 3 कितना होता है, 1 होता है, माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 5 होता है और प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 माइनस 1 4, ग्रेटर नंबर है 5, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, प्लस 6। माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस 6 माइनस 4 2 होता है, ग्रेटर नंबर है 6, साइन है प्लस का तो प्लस ही लगा है, कुछ नहीं लिखा मतलब कि प्लस लिखा है। ठीक है ना। तो बोलोगे कि यहाँ पर आंसर नहीं लिखोगे कि देयर फॉर द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट P0 and P1 are
क्या क्या आया है, P0 में वैल्यू क्या आया है, 6 आया है, एंड 1 में वैल्यू क्या आया है, एंड 2 रेस्पेक्टिवली, और अब लिखोगे आप अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है ना बच्चे, ऐसे ही सॉल्व करना है ना, याद रखिएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप वैसा सॉल्व करते हैं ना तो याद रखिए आपका मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सेट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए इसमें भी बहुत आसान है, तो यही लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे गिवन, यहाँ पर गिवन नहीं लिखा था, गिवन लिख सकते हैं, गिवन px इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x प्लस 7। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर क्या पुट करना है, फर्स्ट टाइम पुट करना है x इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टाइम पुट करना है x इज इक्वल टू -1। तो फिर बोलोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन पॉलीनोमियल के क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर p है तो p x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 0, मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे। यहाँ 2 है तो 2, बताया था नंबर और वेरिएबल के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पर 0 का पावर 3 प्लस 3 है ना, तो 3 है ये, 3 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 7। देखिए 2 को 2 लिख दिए, 0 टू द पावर 3 कितना होता है बच्चे, 0 ही होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, प्लस 7, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 प्लस 7, 0 0 है, इसको भूल जाओ कि कुछ लिखा भी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग को अगेन क्या पुट करना है, p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो बोलेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन पॉलीनोमियल, क्या पुट करना है, x इक्वल टू -1, तो p को तो p लिख दिए, x का वैल्यू सर -1 पुट करना है तो -1। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है 2 है, 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई x का वैल्यू -1 का पावर 3 और प्लस 3 है तो 3 x का वैल्यू मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई x का वैल्यू -1 और प्लस 7 है। अब देखिए 2 को 2 लिख दिए, अब -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चे, -3, बिल्कुल नहीं बच्चे, ऐसा आप लोग करोगे ना, माइनस को माइनस लिख दोगे और 1 3 3 लिखोगे, ऐसा नहीं बच्चे करना है। -1 का पावर 3 है, मतलब कि -1 को 3 टाइम्स लिखना है, -1 को 3 टाइम्स लिखना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 × 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, तो -1 आ गया, और प्लस माइनस होता है 3 1 जा 3 और प्लस 7, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है और प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर -3 प्लस 7 था ही, माइनस प्लस क्या माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 और 2 5, ग्रेटर नंबर है 3, साइन है माइनस का तो माइनस कर देंगे, और प्लस 7, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ग्रेटर नंबर है 7, प्लस का साइन तो प्लस ही लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब कि प्लस लिखा है। तो बोलोगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल एट p0 एंड p-1 आर p0 का वैल्यू है 7 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, और ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग सेट सी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व हो रहा है आप लोगों से तो आप लोग क्या करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ना, तो यहाँ पर भी है, इफ़ द सेम टू है, इफ़ द पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 एंड p1। तो सॉल्व करते हैं, तो बोलेंगे कि गिवन px इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3x², यहाँ नीचे लिख लो 3x² माइनस x माइनस 5। तो बोलोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन पॉलीनोमियल। तो देखिए पुट करते हैं वैल्यू, तो p को मैंने क्या कर दिया, p लिख दिया। ठीक है ना, अब देखिए ना 0 पुट करना है इसकी जगह पे, तो 0 पुट कर दिए, यहाँ पर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई साइन 0 टू द पावर क्यूब हो गया, एंड -0
-5। 3 को 3 लिख दिया, 0 का पावर 3 देखिए ना बच्चे, 0 का पावर 3 कितना आता है, 0 ही आता है, तो मल्टीप्लाई 0 -5। 3 × 0 0 -0 -5, 0 0 है, 0 को भूल जाइए, कितना आ जाएगा आंसर -5। ठीक है ना। अगेन क्या करना है, पुट करना है, x = 1 पुट करना है, तो लिखते हैं पुटिंग x = 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए पुट करते हैं, तो p को तो p लिख दिया, x का वैल्यू कितना पुट करना है, 1 पुट करना है, 3 को 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1 टू द पावर क्यूब -1 -5। 3 को 3 लिख दिया, 1 का पावर क्यूब, बच्चे 1 का पावर क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया, -1 -5, 3 बन जा 3 -1 -5। अब देखिएगा 3 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 -1 2, ग्रेटर नंबर है 3, साइन है प्लस का, तो प्लस कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन है, और यहाँ पर -5 था ही। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 - 2 3, ग्रेटर नंबर है 5, साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। तो अब लास्ट जो है लिखना है इसको, तो बोलोगे कि देयर फॉर द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट P0 and P1 are -5 and -3 रेस्पेक्टिवली। और यही क्या जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए ना बच्चे, जिसको दिक्कत होता है ना कि प्लस माइनस कैसे होता है, तो बस ना इसको याद रखिएगा रूल कि प्लस ऑलवेज क्या होता है, प्लस, और माइनस ऑलवेज क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। यही रूल अप्लाई करोगे ना, तो आप लोग इजीली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं सेट ए बी और सी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, उसको समझते हैं। देखिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक 90 माइनस थीटा। तो क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू मतलब कि इसमें ना निकालना है ना कि इसको सॉल्व करने पे कितना वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन सेक थीटा ऐसे इक्वल टू करके सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ना क्या करना है, सेक थीटा को तो लिख देंगे हम लोग कि सेक थीटा है। और बच्चे याद रखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे, ये होता है सेक थीटा होता है, प्लस कॉसेक को लिख दिए कॉसेक थीटा ही, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे, ये भी होता है कॉसेक थीटा ही। तो बच्चे अब ना जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किए हो तो उसको लिखना पड़ेगा। तो वो बोलोगे कि सिंस कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा के। हाँ, इस वाले को ना यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे सेकंड क्वेश्चन बनाना है ना, इसलिए मैं ना यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, इसको नीचे में लिख दिया हूँ। इस वाले को आप यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप बोलोगे कि सेक थीटा को तो लिख दो। देखिए ना अब क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कट जाएगा, कॉसेक से कट जाएगा, मतलब कि 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब आप जानते हैं ना कि ना एक्स को जब आप कट करोगे तो कितना आता है, एक्स बाई एक्स कट करोगे तो 1 आता है। वैसे इसको कट करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 + 1, यहाँ का 1 यहाँ का 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो बोलोगे देयर फॉर द वैल्यू ऑफ सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज
2, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर। ठीक है। हाँ, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सेट बी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको सेट ए का समझ में आ गया है तो बी और सी खुद से सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट हम तो क्वेश्चन राइट करेंगे। तो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर लिखोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ इक्वल टू साइन देना मत भूलिएगा, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा को लिख दिए साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है बच्चे साइन थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। और कॉस तो कॉस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है बच्चे कॉस थीटा के इक्वल। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जो यूज़ किए थे उसको यहाँ पर लिखे थे, वैसे ही इसको भी लिखेंगे। हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है बच्चे साइन थीटा के इक्वल, एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा के इक्वल। बच्चे इस वाले को ना यहाँ पर लिखेगा, ठीक है ना, ऐसा करके। आगे बोलोगे साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1+1, और 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो बोलोगे कि देयर फॉर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सेट सी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेट सी में है टेन थीटा को, तो पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब हम लोग जानते हैं ना कि टेन थीटा को टेन थीटा लिख देंगे पहले, कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है बच्चे टेन थीटा के इक्वल, और प्लस कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा ये होता है बच्चे, ये होता है कॉट थीटा के इक्वल। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि आपने कौन कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया, तो आपने यूज़ किया है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा के इक्वल, एंड टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा के इक्वल। ठीक है। तो इस वाले को भी यहाँ पर लिखोगे, इस वाले को यहाँ पर लिखोगे, इस वाले को यहाँ पर लिखोगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 से 10 कट गया, कॉट से कॉट कट गया, आंसर आ गया 1+1, 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो बोलोगे देयर फॉर द वैल्यू ऑफ यहाँ लिखिएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ 2, इसके बाद 2 यहाँ पर फुल स्टॉप, और ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द अर्थमेटिक मीन और एवरेज। अर्थमेटिक मीन को ही क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं ना। द अर्थमेटिक मीन और एवरेज ऑफ द डाटा 6, 8, 20, P6 एंड 10 इज़ 20। मतलब कि ये जो डाटा गिवन है ना, इसका अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, मतलब कि एवरेज कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, और जो यहाँ पर P अननोन वैल्यू है ना, उसका वैल्यू क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। सेम टू सेम सेट बी और सेट सी का भी सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। हम लोग ने क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मतलब मैं सेट ए का बताता हूँ, आप लोग सेट बी और सेट सी का खुद से सॉल्व करिएगा। तो आप बोलोगे अर्थमेटिक मीन, सॉल्यूशन लिख करके बोलोगे अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज, कुछ बोल सकते हो। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चे फॉर्मूला याद करके रखिएगा ना, अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बोलोगे कि अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन इज 20 गिवन है, 20 लिख दोगे। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम मतलब होता है प्लस करना है, तो 6 को 8 से, फिर 20 से,
फिर पी से, फिर 6 + 10, इन सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, ठीक है ना, डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कितने हैं डाटा टोटल, तो टोटल है 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पर भी वही लिखे हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 दे दोगे। अब करवाओगे इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करवाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नहीं, पहले क्रॉस मत करवाओ, पहले लिख लो 20 डिवाइडेड बाई 1 ही कर लो, यहाँ पर सबको ऐड कर लो। तो 6 + 8 होता है 14, 14 + 20 होता है 14 + 20 होता है 34, 34 + 6 होता है 40, 40 + 10 होता है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 + p डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। हाँ, बच्चे के क्या करते हैं ना, बच्चे ना यहाँ पर ना ऐसे करते हैं कि 40 + p, सॉरी 50 + p, ये क्या हो जाएगा 50p हो जाएगा। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है, 50 और p कभी भी ऐड नहीं हो सकता है। समझ में आएगा क्यों, कि देखिए यहाँ पर p है और यहाँ पर p नहीं है, तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अब इसके बाद करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करवाते हैं, क्रॉस का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो करवाते हैं 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 50 + p के साथ, तो 1 का जब 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 ही आता है, और 1 का जब p से करवाएंगे तो p ही आ जाएगा, और 20 का 6 से करवाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। बच्चे याद रखिए 1 × 10, 10 होता है, 1 × 20, 20 होता है, 1 × 18, 18 होता है, 1 × 50, 50 होता है, वैसे ही 1 × x, x होता है, और 1 × p भी कितना होता है, p ही होता है। तो यहाँ पर करोगे कि 50 + p, 20 × 6, 20 × 6 कितना होता है बच्चे, 120 होता है, 120 हो गया। फिर यहाँ पर p को p ही लिख दिए, यहाँ 120, देखिए प्लस में ना 50 इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दोगे कि p = कितना आ गया, 120 - 50 कितना हो गया, 70, तो p का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। तो यही आपसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो आप वो बोल सकते हो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज़ 70, और ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद सेट सी के क्वेश्चन को। तो अगर आप लोग को सेट ए का क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है, तो सेट बी के क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। चलिए ना सेट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोलेंगे अर्थमेटिक मीन और एवरेज दिया हुआ है, तो मैं इस बार एवरेज भी लिख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूले में, तो मैं फिर से वही लिखूँगा, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर कितना दिया है अर्थमेटिक मीन, इस बार दिया है 15, ठीक है। तो 15 लिख दिए। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम करना है, मतलब कि 3 + 8 + 10 + p + 5 + 4 डिवाइड बाई कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करवाएंगे 15 को 15 लिख दिए, 3 + 8 11, 11 + 10 21, 21 + 5 26, 26 + 4 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 + p डिवाइडेड बाई 6 तो था ही। अब करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि 15 का मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, और 1 का 30 + p के साथ। तो 1 का करवाओगे 30 के साथ तो 30 ही आएगा, और 1 करवाओगे p के साथ तो कितना आएगा, p ही आएगा, और 15 × 6 हो जाएगा, ठीक है। p को यहीं पर छोड़ दो, p + 30 ऐसे ही लिख दो। अभी इसको सॉल्व कर लो, 15 × 6 = 90 होता है, 15 × 6 कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। p को यहीं पर छोड़ दो, 90 + 30 है ना, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, -30, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 90 - 30, 90 - 30 कितना होता है बच्चे, 60 होता है। तो यहाँ पर लिख दोगे 60, और इसके बाद आंसर लिख दोगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज़ 60। अब हम लोग क्या करते हैं, सेट सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेट सी में भी यही है, तो हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 15, कितना दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन 15 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 15 लिख दिए, सम करना है, तो 5 + 8 + p + 17 + 6 + 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग 15 को 15 लिख दिए, 5 + 8 13, 13 + 17 होता है 30, 30 + 10 हो जाएगा 40, 40 + p कितना गया ये, 40 + p डिवाइडेड बाई 6। अब करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 का मल्टीप्लाई 15 के साथ, और 1 का 40 + p के साथ। तो 1 का करवाओगे 40 के साथ तो 40 होगा, और p के साथ p होगा, और 15 × 6, ठीक है। तो 40 + p लिख दिए, 15 × 6 होता है 90, कितना होता है 90,
और यहाँ पर p तो p आ गया, और यहाँ पर 90 है, प्लस 40 इस साइड जाएगा तो -40, तो p का वैल्यू क्या जाएगा 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 कितना होता है 50 होता है। तो इस बार वैल्यू हम लोग क्या मिल गया, इस बार हम लोग को वैल्यू मिल गया 50 मिल गया। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज 50, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और इस केस में बोल दोगे द वैल्यू ऑफ p इज 60, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको अर्थमेटिक मीन और एवरेज निकालना आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, और उसी के जैसा जो सिमिलर क्वेश्चन रहेगा सेट बी और सी में उसको सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट P 2,1 एंड Q 5,7। मतलब कि दो पॉइंट दिया हुआ है, इस 2 पॉइंट से मान लो ना कि ना सपोज करो कि ना एक एग्जांपल से मतलब समझाता हूँ पहले कि क्या बोलना क्या चाह रहा है ये। तो बोलना ये चाह रहा है ना कि ना यहाँ पर ना 2 पॉइंट दिया है ऐसा करके कि P है 2,1, मतलब कि P है 2,1 ऐसा है एक पॉइंट, और एक पॉइंट है 5,7, ये क्या है 5,7 है, ये P है और ये Q है। ये क्या है, इससे जो लाइन पास हुआ है ना, इससे क्या किया है एक लाइन पास किया है, क्या क्या पास किया है एक लाइन पास किया है। ये पूछ रहा है कि बताइए ये स्लोप कितना है, स्लोप मतलब कि ये बताइए ये एक्स एक्सिस से ये ऐसे करके ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये बोल रहा है कि बताइए ये एक्स एक्सिस से कितना स्लोप बनाया हुआ है, ग्रेडियंट कितना है, मतलब कि यहाँ पर थीटा कितना है ये पूछना चाह रहा है ये, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मैं आप लोग को ना इसके पहले वाला वीडियो करवा रहा था ना क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसमें मैंने बताया था ना कि ना हम लोग ना स्लोप या फिर ग्रेडियंट निकालने का दो तरीका होता है। पहला कि जब हम लोग को लाइन गिवन रहता है तब हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप, मतलब कि गिवन लाइन से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, और जब 2 पॉइंट दिया रहे तो भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो गिवन लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं इसको मैंने बता दिया था। अब सीखेंगे कि जब 2 पॉइंट दिया रहता है तब हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हम लोग तो मैं बोलूँगा कि गिवन, तो जो गिवन है वो लिखो ना, तो गिवन 2 पॉइंट given the 2 points P 2,1 and Q 5,7, ये क्या है 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना। तो बच्चे याद रखो ये जो पहला वैल्यू होता है ना, वो पहला वैल्यू किसका होता है बच्चे, x का होता है, दूसरा वैल्यू किसका होता है y का होता है। सेम ऐसे ही पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का होता है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि लेट हियर x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 का हम लोग को मान निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए ना देखिए ये ना पहला पॉइंट है, क्या है ये पहला पॉइंट है, इसीलिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये दूसरा पॉइंट है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि पहला पॉइंट इसको बोल ले, दूसरा पॉइंट इसको बोल ले। हाँ बच्चे किसी को भी बोलो आंसर सेम आएगा, आंसर हमेशा क्या आता है सेम आता है, चाहे तुम पॉइंट किसी को भी कंसीडर करो। तो यहाँ पर x1 कितना आ गया बच्चे, x1 है 2, y1 है 1, x2 है 5, y2 है 7, ठीक है। तो बच्चे मैं अभी फिर से बता रहा हूँ ना कि ना स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला होता है, ग्रेडियंट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 कितना है बच्चे, y2 है 7, माइनस y1 कितना है बच्चे 1 है, x2 कितना है 5 है, और x1 कितना है बच्चे 2 है, ठीक है। तो 7 माइनस 1 कितना होता है बच्चे 6 होता है, और 5 माइनस 2 कितना होता है बच्चे 3 होता है। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ गया बच्चे 2/1, और 2/1 कितना होता है बच्चे 2 होता है। तो बोल सकते हो कि देयरफॉर द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन m इज इक्वल टू 2, और ये आपका क्या हो गया प्यारा सा आंसर हो गया,
ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है ग्रेडियंट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो सेट बी का क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे ये भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो हम लोग जो यहाँ पर लिखे थे वही लिखेंगे। ये आपको फिर से वही है कि ना यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है, पी और क्यू गिवन है। ये बनाना नहीं है, ये बनाना नहीं है आप लोगों को। आप लोग को बनाना केवल ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ये मेरे पास समझाने के लिए बताया था कि ना 2 पॉइंट गिवन है, तो ना 2 पॉइंट गिवन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन बोला कि फाइंड द स्लोप, स्लोप मतलब ग्रेडियंट। तो पहले क्या करिए आप लोग खुद से निकालिए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर भी बोलोगे कि गिवन द 2 पॉइंट्स P 1,2 एंड Q 5,10। तो देखिए बच्चे पहला वैल्यू x का, तो बोलोगे कि लेट हियर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ लिख रहा हूँ ना, x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू। देखिए बच्चे पहला वैल्यू ऐसे लिख लीजिएगा ना, एग्जाम में भी ना ऐसे करके ना रफ करके ना इधर लिख लीजिएगा कि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। ये पहला पॉइंट है ये, इसीलिए 1 और 1। चलिए ना आप लोग को लग रहा होगा ना कि सर हम लोग कहीं इसको 2 पॉइंट मान लिए तो, मतलब कि लेट कर लिए तो चलो इसका इस बार ना क्या करता हूँ, इसको 2 सेकेंड पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बोलता हूँ कि ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है ना। कोई सा भी लो आंसर सेम आएगा। देखिए तो यहाँ पर x1 क्या हो गया, x1 हो गया 5, y1 क्या हो गया, y1 हो गया 10। ठीक है। x2 क्या हो गया, x2 हो गया 1, y1 क्या हो गया, y2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर y2 वैल्यू कितना है, 2 है, माइनस y1 कितना है, 10 है, x2 कितना है, 1 है, x1 कितना है, 5 है। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 माइनस 2 8 हो गया। ग्रेटर नंबर है 10, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 माइनस 1 4 हो गया। ग्रेटर नंबर है 5, साइन माइनस का तो माइनस हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। तो बोल सकते हो देयर फॉर द स्लोप लिखिए ना, स्लोप पूछा तो स्लोप लिखिए। वैसे ग्रेडियंट वैल्यू देखे तो कभी कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन लिख लीजिए स्लोप ही। द स्लोप ऑफ द लाइन m, यहाँ पर ना लाइन m मत दीजिएगा, यहाँ पर ना मत लिखिएगा, बस लिखिएगा द ग्रेडियंट, ऐसे ब्रैकेट करके लिखिएगा। ऐसे करके अगर लिखने का भी मन है ना तो ना ऐसे करके ब्रैकेट करके लिखिएगा, ग्रेडियंट m, और ऐसे ही स्लोप m ऑफ द लाइन इज 2, और ये आंसर। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेट सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करिए, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। अगर खुद से सॉल्व कर ले रहे हैं ना तो समझ जाइए कि हाँ आपसे बन जाता है। चलिए ना, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर मैं उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। चलिए तो मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ। तो बोलोगे कि गिवेन द 2 पॉइंट्स P कितना गिवन है, 2,3। अब आपको क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा ना ये कि सर क्या यहाँ पर सब P और Q ही दिया रहेगा। नहीं बच्चे, कुछ भी दे सकता है, A और B, इसको X और इसको Y, कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना। तो P हो गया है एंड Q हो गया है 6,9। तो ये बच्चे पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू होता है हमेशा X का, दूसरा वैल्यू होता है हमेशा Y का। फर्स्ट वैल्यू X, सेकेंड वैल्यू Y। तो अब आप लोग बोलेंगे ना कि लेट हियर द वैल्यू आर, मतलब कि हियर वैल्यू क्या क्या है, एक्स लिखिए, वाई लिखिए, फिर यहाँ पर फिर से एक्स लिखिए, यहाँ फिर से वाई लिखिए। तो समझिए ना, समझा रहा हूँ ना, एक बार और अच्छे समझा रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट है, क्या है ये, पहला पॉइंट है, क्या है ये, पहला पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर 1 1 1 1। ये दूसरा पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर 2 2, यहाँ पर भी 2 2। पहला पॉइंट है, एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, वाई का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू 6 है, वाई का वैल्यू क्या है, 9 है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना बच्चे। अब देखिए ना, अब हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो बोल सकते हो कि स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस
x1। तो स्लोप y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है 9, y1 का वैल्यू क्या है बच्चे, y1 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 6, x1 का वैल्यू कितना है 2 है। तो 9 - 3 होता है 6 और 6 - 2 होता है 4। तो यहाँ पर 2 के टेबल में आएगा 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में आएगा 3 टाइम्स में, तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर 3/2 आ गया। तो बोलोगे देयर फॉर द स्लोप स्लोप m ऑफ द लाइन इज 3/2, और ये क्या हो गया, फुल स्टॉप यहाँ लगा दोगे और ये क्या हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को स्लोप निकालना आ गया होगा, कैसे स्लोप निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 9, कि मतलब फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे 9 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे -2 है। देखिए ना बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चे एक ऐसा सीक्वेंस होता है ना, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें ना दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि देखिए ना यहाँ पर ना जो मैं बोल रहा हूँ ना कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि सपोज करिए यही एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में ना तीनों का मैं लेकर के बता रहा हूँ, तो तीनों का लेकर के बता रहा हूँ। तो समझिएगा पहला क्वेश्चन समझिएगा कि बोला जा रहा है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 9, मतलब कि पहला टर्म क्या है बच्चे 9 है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 4 है पहला टर्म। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3, कितना है 3 है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ना कि ना एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। कॉमन डिफरेंस मतलब ना कि इसके बाद जो आगे आने वाला है ना वो क्या है, -2 है। -2 मतलब कि 9 में से -2 को 9 - 2 कर दीजिए। 9 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 7 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर जो तीसरा टर्म आएगा ना वो भी क्या होगा, वो भी -2 होगा। 7 - 2 कितना होगा बच्चे, 5 होगा। फिर आगे वाला टर्म में क्या होगा, -2 करोगे तो 3 होगा। फिर आगे वाला टर्म क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। फिर आगे आने वाला टर्म क्या होगा, -1 होगा। फिर आगे आने वाला -3, फिर -5, फिर -7, ऐसे करके होगा। तो बच्चे ऐसे करके क्या होगा, चलते जाएगा ये डैश 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 चलते जाएगा आगे तक। तो यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, जिसमें जो दो कंसेक्यूटिव टर्म होते हैं ना, जो दो कंसेक्यूटिव टर्म होते हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, ऑलवेज इक्वल रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। जैसे कि इस केस में देखिए, इस केस में जो सेट बी का क्वेश्चन है इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस -4 है। मतलब कि इसमें से -4, इसमें से 4 में से 4 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करिए, -4 करिए तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। फिर -4 करिए तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ऐसे करके ये आगे क्या हो जाएगा, चलते जाएगा। ठीक है ना। इसका देखिए इस केस में क्या बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। कॉमन डिफरेंस 5 है तो इसमें देखिए ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करिए 8 कर दीजिए। देखिए प्लस है ना तो 8 कर देना है, प्लस है तो 8 है तो 13 कर देना है। समझ में आ गया। और ऐसे करके ये आगे चलते जाएगा ये। तो कॉमन डिफरेंस यही होता है, लेकिन हम लोग को ऐसा सॉल्व नहीं करना है। हम लोग को तो बताना है कि अगर किसी अर्थमेटिक, देखो ये बस समझाने के लिए बताया, अभी जो ये बताया ना पूरा समझाने के लिए बताया हूँ कि कैसे फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चे इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बस शर्त ये है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। तो अब हम लोग असली सॉल्यूशन चालू करते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला है करने के लिए। क्वेश्चन में बोला क्या है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या है, 9 है। तो बोलोगे कि गिवन यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म। बच्चे फर्स्ट टर्म को हमेशा लिखते हैं ए से, स्मॉल ए से। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, 9 है। ठीक है ना, 9 लिख दिए। फिर कॉमन डिफरेंस दिया है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, -2। तो लिखोगे कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं बच्चे स्मॉल डी से। ये क्या है बच्चे, -2 है। ठीक है ना। अब हमको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8th टर्म। 8वां टर्म बताइए क्या होगा। तो मैं बोलूँगा 8th टर्म को लिखते हैं ए और यहाँ छोटा सा लिखते हैं 8। 8वां बोल रहा है इसलिए 8th टर्म, 8th बोल रहा है ना इसलिए 8 लिख दूंगा। और ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो बोलोगे सिंस
वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है ना, वो कितना होता है बच्चे, वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये क्या है बच्चे, फॉर्मूला है। क्या है ये, फॉर्मूला है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि एट्थ टर्म निकालिए आप, एट्थ निकालिए। तो a को तो a लिख देंगे, n की जगह पे 8 लिख देना है, तो n की जगह पे 8 लिख देना है। ठीक है, ए की जगह पे कितना है बच्चे, 9 है तो 9 लिख देंगे, प्लस n की जगह पे कितना है बच्चे, 8 है तो 8 लिख देंगे, माइनस 1 है तो 1d के प्लस पे कितना है बच्चे, -2 है तो -2। तो देखिए बच्चे, हमको A8 ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए A8 ही आएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8th टर्म ही आएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 को तो 9 लिख दिया, प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है बच्चे, 7 होता है, और यहाँ पर -2 तो था ही। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पर 9 को 9 लिख दिया, प्लस को प्लस लिख दिया, 7 को 7 लिख दिया। नंबर और ब्रैकेट के बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन, या दो ब्रैकेट के बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और यहाँ पर है -2, तो यहाँ पर 9 को 9 लिख दिया, प्लस माइनस हो गया माइनस, 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 14 में से 9 गया तो कितना आ गया, 5 आ गया। ग्रेटर नंबर है 14, साइन है माइनस का तो माइनस लगा दिया। तो हमारा 8th सम कितना आ गया बच्चे, 8th सम कितना आ गया, -5 आ गया। देखिए हम लोग क्या करते थे, बिना सॉल्व किए बना सकते थे, लेकिन हमको तो सॉल्व करना था इसमें। देखिए ना, यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। देखिए 8th सम क्या है, -5 है। देखिए सॉल्व किया तो -5 ही आया है। तो क्या सर हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल ऐसे सॉल्व तो बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा सॉल्व करना है। ये बस सिखाने के लिए था, ये है सॉल्यूशन, असली सॉल्यूशन यही है। तो बोलोगे कि देयर फॉर द वैल्यू ऑफ 8th टर्म इज -5, और ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, सेट बी का ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करिए, आप लोग खुद से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, कि आपको समझ में आ गया है, और सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि कहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो रहा है समझने में। तो देखिए ना बच्चे, यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे, लिखेंगे कि गिवन फर्स्ट टर्म किसे लिखते हैं बच्चे, ए से लिखते हैं। तो ए कितना है बच्चे, 4 है। ठीक है ना। एंड कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं बच्चे डी से। किसे लिखते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -4 कर दिए। हमको निकालना है इस बार nth टर्म मतलब कोई वैल्यू नहीं दिया, हमको बस nth टर्म निकालना है। तो बोलोगे nth टर्म मतलब कि an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है, an का वैल्यू निकालना है। तो बोलोगे कि सिंस वी नो डैट द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो बोलोगे an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो हमको nth टर्म ही निकालना है, मतलब कि n की जगह n ही रखना है। तो n की जगह n तो रखा हुआ ही है, a की जगह कितना रखना है, 4, प्लस n की जगह n रखना है, डी की जगह कितना रखना है, -4 कर दिए। ठीक है, 4 को 4 लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ना बताया ना कि ये n-1 तो अब सॉल्व तो होगा नहीं, तो क्या क्या करवाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई पहले n से करवाएंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई पहले n से करवाएंगे ना तो बच्चे, तो 4 इंटू n 4n हो गया। और अब साइन का करवाइए तो प्लस माइनस। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई पहले 1 से करवाइए तो 4 1 जा 4, और अब साइन करवाइए तो माइनस प्लस। अब क्या करिए, ब्रैकेट को ओपन करिए तो 4 प्लस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ 4 + 4 8 हो गया, 8 - 4n। तो बच्चे 8 - 4n कितना होता है। तो बच्चे जो बोल रहा है ना कि 8 - 4n 4 होता है या 4n होता है, नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता है। 8 - 4n 8 - 4n ही रहेगा। तो an का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, an का वैल्यू आ गया 8 - 4n। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर n क्या है, वेरिएबल है, n क्या है बच्चे, वेरिएबल है। तो ये अब आगे सॉल्व नहीं होगा। तो वो बोल दोगे कि देयर फॉर द nth टर्म ऑफ गिवन गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
इज़ 8 - 4n फुल स्टॉप, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलो अब देखिए सेट सी का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो बोलोगे कि गिवन फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 3 गिवन है। कितना गिवन है, a इज इक्वल टू बच्चे देखिए 3 है, a इज इक्वल टू क्या है 3 है। अब बोलोगे कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, d इज इक्वल टू 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू 5 है। तो बोलोगे कि क्या निकालना है इसमें, टेंथ टर्म मतलब कि a और नीचे में 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, A10 हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो बोलोगे कि सिंस वी नो डैट द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ना पूरा लिखना है, यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। ठीक है ना। शॉर्टकट भी आप मत लिखिएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो nth टर्म क्या होता है, तो बोलोगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो हमको क्या करना है, a10 निकालना है। तो a की जगह a लिख दिए, n की जगह इस बार 10 रख देंगे। a का वैल्यू क्या है बच्चे, a का वैल्यू है 3 प्लस n का वैल्यू क्या है 10 -1, d का वैल्यू क्या है बच्चे 5 है। 3 को 3 लिख दिए, 10 - 1 कितना होता है बच्चे 9 होता है। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5। तो बताया था ना आप लोगों को कि ना नंबर और ब्रैकेट में जो साइन रहता है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 9 5 से होता है 45, और 3 + 45 कितना होता है 48। तो a10 कितना आ गया बच्चे 48 आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा 48 कैसे आया। तो बोलोगे कि देयरफॉर सिंस नहीं, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ 10th टर्म ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना है 48, और ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ़ a इज टू बी एज c इज टू डी, अगर a इज टू बी है एज c इज टू डी है ना, देन प्रूफ डैट a² - c² डिवाइड बाई b² - d² इज इक्वल टू ac डिवाइड बाई bd होता है। इसको प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है सॉल्यूशन इसका। तो समझिएगा जैसा मैं फर्स्ट बनाऊंगा ना वैसा ही क्या करना है आपको, b और c भी बनाना है। तो फर्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बी और सी तो बहुत ही ईजी है। तो देखिए ना कि क्या करते हैं हम लोग, पहले तो लिखते हैं कि जो गिवन है वो लिखते हैं कि क्या है, गिवन है ना। तो बोलोगे कि गिवन, यहाँ लिखते हैं गिवन ए इज टू बी एज सी इज टू डी। तो इसको लिखते हैं बच्चे ऐसा करके कि ये कुछ ऐसा गिवन है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ए को ए लिख दिए, ये इस टू को ना इस टू को डिवाइड लिखते हैं b, और एस को इक्वल टू लिखते हैं c बाई डी। और इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये कितना है, ये k है। इसको ऐसे मत करिए, यहाँ पर लिखिए लेट। ठीक है ना, यहाँ क्या है लेट है। तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ लिखा भी है ऐसा करके। तो a बाई बी इज इक्वल टू के लिखा है, a बाई बी इज इक्वल टू के। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो b यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी के, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू बी के। ठीक है। एंड c इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भूलिए कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो c बाई डी इज इक्वल टू के है, c बाई डी इज इक्वल टू क्या है k है। तो c को यहीं पर छोड़ दीजिए, और d देखिए डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा डी के, c बराबर क्या हो जाएगा डी के। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर के ही एज्यूम करें, आप यहाँ पर x एज्यूम कर सकते हैं, आप यहाँ पर p q r s t कुछ भी एज्यूम करिए। बस यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, जो डाटा गिवन है उससे हट करके कुछ एज्यूम करिए। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर आप x एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इतना तो यहाँ से ले लिए हम लोग वैल्यू। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मतलब कि अब हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखते हैं LHS लेते हैं और RHS लेकर के आते हैं। अगर RHS नहीं आता है तो हम लोग RHS लेकर के कुछ कॉमन इसके सॉल्यूशन में पहुंचते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं पहले। तो LHS क्या है, LHS है a² - c² डिवाइडेड बाई b² -
डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यह यहाँ पर क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ए का वैल्यू क्या है बच्चे, बी के, तो बी के का स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू क्या है बच्चे, डी के, तो डी के का स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी के स्क्वायर है, मतलब कि बी का भी स्क्वायर है और के का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस यहाँ पर डी का भी स्क्वायर है, के का भी स्क्वायर है, तो ये डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर से यहाँ से के स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर बस बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा डी स्क्वायर, और नीचे में क्या है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो है ही, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दोनों क्या जाएंगे, ऊपर नीचे कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, क्या जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पर कट हुए हैं तो 1 आया है, तो के स्क्वायर इंटू 1, तो के स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, के स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड, क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड, आर एच एस क्या है बच्चे, ए सी बाय बी डी है, इसको बोल दो इक्वेशन 1, क्या बोल दो, इक्वेशन 1 बोल दो। ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू देखिए निकाले हम लोग, बी के निकालें, क्या निकाले हैं, बी के, तो ए का वैल्यू लिख देंगे बी के मल्टीप्लाई सी का वैल्यू क्या है बच्चे, डी के है, सी का वैल्यू क्या है, डी के, और यहाँ पर बी और डी तो था ही, यहाँ से बी क्रॉस हो गया, डी से डी क्रॉस हो गया, तो के इंटू के होता है के स्क्वायर, क्या हो गया, के स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या था बच्चे, इक्वेशन 1 था LHS, LHS कितना आ गया बच्चे, LHS आ गया आपका के स्क्वायर, LHS क्या आ गया, के स्क्वायर, और RHS भी कितना आ गया बच्चे, के स्क्वायर आ गया, तो बोलोगे इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्लियर है ना, क्या क्लियर है, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS क्या है बच्चे, RHS के इक्वल है, LHS RHS के इक्वल है, देयर फॉर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय BD, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया बोल दोगे हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया ये, हैंस प्रूव्ड हो गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है ये बच्चे ना, बहुत आसान है, आप लोग को लग रहा होगा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं करना है। देखिए ना, अब मैं क्या करता हूँ, बी को भी बताऊँगा, सी को भी बताऊँगा, पहले आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए। करेगा क्या, पहले क्या करेगा, जो दिया हुआ रहेगा ना उसको पहले के इक्वल रखेगा, के या फिर एक्स के इक्वल रखेगा, वहाँ से ए और सी का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ए और सी का वैल्यू जैसे ही आ जाए उसको पहले LHS लेकर के ए और सी का वैल्यू रखेगा, फिर उसके बाद RHS लेकर के ए और सी का वैल्यू रखेगा, फिर जो क्रॉस हो रहा होगा उसको क्रॉस करेगा, फिर देखिएगा आपका LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, तो यहाँ पर ना ऐसा दिया हुआ था तो उसको हम लोगों ने ऐसा किया था। देखिए यहाँ पर पहले से ही ऐसा करके दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि गिवन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू, चलो इस बार ना मैं ना एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स लेट, आप एक्स एज्यूम कर सकते हो, के एज्यूम कर सकते हो, जो मन करे वो एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू, देखिए इसको समझिए, इसको भूल जाइए, इसको यहाँ पर भूल जाइए, ऐसे करके भूल जाइए इसको। तो देखिए ए बाई बी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी के, तो बोलोगे कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी के, एंड सॉरी बी एक्स, ए इज इक्वल टू बी एक्स हो गया, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, डी एक्स हो जाएगा, सी इज इक्वल, इसको भूल जाओगे तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी मल्टीप्लाई एक्स, मतलब कि डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं LHS लोगे तो LHS क्या है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी है। ए का वैल्यू क्या है बच्चे, बी एक्स है, सी का वैल्यू क्या है बच्चे, डी एक्स है, और यहाँ पर बी प्लस डी था ही, दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पर b प्लस डी बच जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b प्लस डी आ जाएगा, b प्लस डी से b प्लस डी का जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो x मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, x होता है, तो यहाँ पर आपका LHS कितना आ गया, x आ गया,
ठीक है ना। इसको बोल दो कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग क्या कहते हैं, RHS लेते हैं, तो हम बोलेंगे RHS कितना है बच्चे, RHS है A/B, क्या है, A/B है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू क्या है बच्चे, BX है, क्या है, BX है। और यहाँ सी तो है ही नहीं, सी का वैल्यू तो रखना ही नहीं है। यहाँ पर बी है तो बी से बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, एक्स आ गया। तो यहाँ पर RHS कितना आ गया बच्चे, RHS आ गया, RHS भी एक्स आ गया। इक्वेशन 2, तो बोलोगे कि इट इज़ क्लियर डैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्लियर है ना, क्या क्लियर है कि LHS इज इक्वल टू RHS है। देयरफॉर जो क्वेश्चन था A+C डिवाइडेड बाई B+D इक्वल है A/B के, और यही क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। और ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेट C का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए सेट C का क्वेश्चन भी सेम टू सेम सेट B के जैसे है, सेम टू सेम सेट B के जैसे ही है, बस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। सेम ऐसे सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप इसको खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए ना, चलिए तो सॉल्यूशन का सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे कि गिवन है A/B इज इक्वल टू C/D। हम लोग क्या कर लिए, के एज्यूम इसको लेट कर लिए, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BK, एंड C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DK। लेते हैं LHS क्या है बच्चे, LHS है A-C डिवाइड बाई B-D। A को लिख दिए बच्चे हम लोग BK, माइनस C को लिख दिए बच्चे हम लोग DK, और नीचे में B-D था ही। दोनों में देखिए के क्या है, कॉमन है, के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा B-D, और यहाँ पर भी क्या है, B-D कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। तो K × 1, तो K × 1 कितना आ गया, K आ गया। तो यहाँ पर LHS कितना आ गया बच्चे, LHS आ गया K। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब ले लो RHS क्या है बच्चे, RHS है A/B, कितना है RHS, A/B। तो यहाँ लिख दोगे A/B। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि A का वैल्यू क्या है बच्चे, A का वैल्यू है BK, और C तो है ही नहीं, तो B का वैल्यू तो B ही है। तो B से B कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर K आ गया। RHS भी कितना आ गया, K आ गया। तो देखिए RHS और LHS दोनों क्या है, K और K ही है। तो बोलोगे कि इट इज़ क्लियर डैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये क्लियर है ना, इक्वेशन 1 और 2 से क्या क्लियर है कि LHS इक्वल टू है RHS के, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो बोल सकते हो देयरफॉर A-C डिवाइडेड बाई B-D इक्वल है A/B के, और ये हो जाएगा आपका हैंस, नीचे लिख दो प्रूफ्ड, ठीक है ना। यही क्या आ जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि सर क्या हम लोग LHS लेकर के RHS प्रूफ नहीं कर सकते थे। बच्चे LHS लेकर के भी RHS प्रूफ कर सकते थे, लेकिन थोड़ा उसमें दिमाग लगेगा, हल्का सा दिमाग लगेगा। कैसे दिमाग लगेगा, देखिए यहाँ पर LHS को सॉल्व किया तो कितना आ गया, K² आ गया। कितना आ गया था, K²। यहाँ पर आया था ना K², ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या आया था, सॉल्व करने पर K² आया था बच्चे। K² देखिए ना, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। पेंसिल से सॉल्व कर रहा हूँ, जिसको क्या करना है, LHS लेकर के RHS लेकर के आना है, उसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। कि यहाँ पर क्या आ गया था, K² आ गया था, ठीक है ना। अब बच्चे K को आप ऐसा करके लिख सकते हो क्या, K × K लिख सकते हो ना, K² को। अब बच्चे देखो K को पहले K के जगह पे लिख दो, पहले K के जगह पे लिख दो, पहले K के जगह पे लिख दो A/B। कितना लिख दो, पहले K देखो A/B किसके इक्वल है, K के इक्वल है। तो पहले K के जगह क्या लिख दो, A/B लिख दो। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर दूसरे K की जगह क्या लिख दो, C/D लिख दो। क्या लिख दो, C/D मल्टीप्लाई कर दो AC/BD, और AC/BD कितना है बच्चे, RHS के इक्वल है, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते थे। तो जिसका मन है, जिसका भी मन है, जो मैं पेन से बताया हूँ इस पेन से सॉल्व करोगे, और एक कॉमन सॉल्यूशन पे पहुँचोगे, मतलब कि K² पे पहुँचोगे, फिर RHS लेकर के फिर उससे भी K² पे पहुँच जाओ और बता दो कि दोनों इक्वल है। वैसे भी
कोई सॉल्व कर सकता है, या फिर के स्क्वायर के बाद कोई इतना कर ले, ये 4 स्टेप और उसको सॉल्व कर ले तो भी आंसर उसका सेम आएगा। वैसे ही इसमें भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। इसमें कैसे सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर एलसीएस कितना आ गया, एक्स आ गया, एलसीएस कितना आ गया, एक्स आ गया, तो इसके बाद करते, इसके बाद ही जस्ट एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाता। एक्स था तो एक्स को क्या लिख सकते थे, एक्स को लिख सकते थे a/b, लिख दिए a/b, और यहाँ क्या आ गया, RHS, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या आ गया, इतने ही दो लाइन में आंसर आ गया। यहाँ पर कोई इक्वेशन 1 लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर करते तो के लिखते, यहाँ पर आता a/b, तो इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो पेंसिल से मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ कि अगर किसी को एलएचएस लेकर के आरएचएस लेकर के आना है, एलएचएस लेते हुए आरएचएस लेकर के आना है तो वो ऐसे सॉल्व करेगा, अदरवाइज वो एलएचएस भी लेकर के सॉल्व करेगा, आरएचएस भी लेकर के सॉल्व करेगा और एक कॉमन सॉल्यूशन पे पहुँचेगा, तो जो कि बता दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेट ए बी और सी का क्वेश्चन नंबर 8 में को सॉल्व करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन। तो हमें क्या क्या करना है, सेट ए बी और सी में तीनों में दिया है इक्वेशन, हम लोग उसको सॉल्व करना है। तो बच्चे ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं ना, ये ना 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, देखिए दो इक्वेशन दिए हुए हैं। तो याद रखिए ये दिए हुए हैं 2 वेरिएबल, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दोनों का पावर में क्या है, 1 है। सर कुछ तो लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि पावर क्या है, 1 है। एक्स और वाई दोनों का पावर क्या है, 1 है। एक्स और वाई दोनों का पावर क्या है, 1 है। एक्स वाई दोनों का पावर 1, एक्स वाई दोनों का पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर 2 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई, मतलब कि यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई है, मतलब कि ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो याद रखिए बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का टोटल 4 मेथड है। कितने मेथड है, टोटल 4 मेथड है। आपके बुक में केवल और केवल 3 मेथड दिए हुए हैं। कितने मेथड दिए हुए हैं, 3 मेथड दिए हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, क्या है, एलिमिनेशन। सेकंड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और थर्ड का नाम है ग्राफिकल मेथड, क्या है, ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना देखिए ना, जब भी क्या रहता है ना, देखिए ना तीनों मेथड को ना, मतलब कि ग्राफिकल मेथड तो चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन दिया रहा है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी जो मेथड है ना, वो मेथड क्या है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन है। सबसे इजी एलिमिनेशन ही है, सबसे इजी क्या है, एलिमिनेशन है, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद क्या है, ग्राफिकल मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। अगर आप लोग को ज़्यादा कमेंट आता है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि सर हमको एलिमिनेशन भी बताइए और ग्राफिकल मेथड भी बताइए, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा ग्राफिकल और एलिमिनेशन मेथड के ऊपर भी। इन्हीं तीनों क्वेश्चन को मैं दोनों, मतलब कि ग्राफिकल से और एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व करके दिखा दूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सर सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज़ करते हैं बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड तब यूज़ करते हैं ना जब क्या रहता है, जब एक्स और वाई दोनों में से किसी एक में क्या रहता है, एक्स और वाई में कोफिशिएंट क्या रहता है, 1 रहता है। कोफिशिएंट क्या रहता है, 1 रहता है। देखिए कोफिशिएंट मतलब होता है कि एक्स और वाई किसी के भी आगे क्या लिखा रहा है, 1 लिखा रहा है। देखिए यहाँ पर वाई के आगे 1 लिखा है, मतलब कि इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दोनों में क्या है, 1 लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। या यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स में लिखा है ना 1, तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक में लिखा है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि गिवन क्या गिवन है, 2x + y = 8 एंड x - 2y = -1। इसको बोल दिए कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि हम लोग या तो इक्वेशन 1 से, देखिए यहाँ पर क्या है, वाई में भी क्या है, कोफिशिएंट 1 है और एक्स में भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं, उससे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, किसी भी एक का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग लेते हैं फ्रॉम या बाय इक्वेशन 1, बाय लिखिए, बाय इक्वेशन 1 क्या है बच्चे, 2x + y = 8 है। तो y = क्या आ जाएगा बच्चे, 8, और ये +2x है ना बच्चे, क्या है, +2x है। तो इधर आएगा तो बच्चे, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा,
2x हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 8 - 2x आ गया। इसको बोल दोगे इक्वेशन 3। देखिए इसका नाम ही है, इस मेथड का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है एक जगह से हटा करके उसको दूसरी जगह रखना, मतलब कि एक जगह से उसका वैल्यू निकाल करके दूसरी जगह वैल्यू पुट करने को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोगों ने क्या किया, में इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकाला है और उसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। अगर 1 से निकाला है तो 2 में रखना है, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो बोलेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 8 - 2x इन इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 से निकाले हैं हम लोग y का वैल्यू, तो उसको 2 में पुट करेंगे। तो 2 क्या है, 2 है बच्चे x - 2y इज इक्वल टू -1। x को तो x ही छोड़ देंगे, माइनस को -2 को 2, y का वैल्यू क्या है बच्चे 8 - 2x, लिख दो 8 - 2x इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर x को x छोड़ दिए, माइनस को माइनस कर दिए, अरे क्या कहते हो 2 का मल्टीप्लाई करवा दो। तो 2 8 जा 16, 2 से 4 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4x इज इक्वल टू -1। अब क्या कर दो, ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस -1। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब क्या क्या करिए, देखिए यहाँ पर x और x से सॉल्व होगा। तो x के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 लिखा है। तो प्लस 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 होता है तो 1x और 4x कितना हो गया बच्चे, ये 5x हो गया, और -1 तो इधर था ही। अब देखिए -16 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा +16। क्या हो जाएगा ये, +16 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर है 5x, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 - 1 कितना हो गया, 15 हो गया। ग्रेटर नंबर है 16, साइन है प्लस का तो प्लस लिख दिए। यहाँ पर x को x छोड़ देंगे, यहाँ पर है 15, मल्टीप्लाई में 5 इधर आएगा तो डिवाइड में 5 1 जा 5 3 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए अब क्या करना है, x का वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। जब x इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे ना, तो x का जगह यहाँ पर रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो बोलोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चे, इक्वेशन थर्ड है y इज इक्वल टू 8 - 2x, 8 - 2x है। तो 8 को 8 लिख दिए, माइनस का -2 को 2, x का वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 3 2 × 3 6, और 8 - 6 होता है 2 होता है। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 2 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को करना था सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू को क्या करना रहता है, निकालना रहता है कि x और y का वैल्यू कितना आया है। तो हम लोग अब बोल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, और ये क्या हो गया हमारा प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो बच्चे ऐसे ही क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कर दिया है, सेट ए का बता दिया हूँ क्वेश्चन में, आप क्या करिए सेट बी और सी का आप खुद से सॉल्व करिए। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो इट मीन्स आप समझ चुके हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को सेट बी का क्वेश्चन एक बार सेट कर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है फिर से। तो देखिए ना क्या करना है हम लोग को किसी भी एक इक्वेशन से पहले तो क्या कहते हैं, लिखते हैं ना कि गिवन, कि क्या गिवन है, गिवन है 3x + 2y इज इक्वल टू 12 एंड x - y इज इक्वल टू -1। इसको बोल दिए लेट दिस इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें कॉफिशिएंट 1 है ना उसको लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन 2 को लेते हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ तो 1 है ही नहीं किसी में, यहाँ 1 है क्या कॉफिशिएंट में, नहीं है। तो हम लोग 2 लेंगे, तो लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x - y इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पर x वहीं पर छोड़ दीजिए, -1 को इधर ही, और -y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। ठीक है ना, +y हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, +y -1 + y आ गया। इसको बोल दो कि क्या है, इक्वेशन 3 है। तो अब हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर 1 से लिए थे तो 2 में पुट किए थे, अब 2 से ले रहे हैं तो 1 में पुट करेंगे। तो बोलोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू -1 + y इन इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 है क्या? इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 2y इज इक्वल टू 12। 3 को 3 लिख दिए। x का वैल्यू क्या है बच्चे इस बार? -1 + y है और प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है इधर। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 का 1 के साथ तो 3 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 का y के साथ तो हो गया 3y और प्लस 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 हो गया। यहाँ 2y था ही इक्वल टू 12। पहले इसको देखिए 3y + 2y ये हो गया 5y और यहाँ पर 12 -3 है ना, उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5y था ही, यहाँ पर 12 + 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 12 + 3 कितना हो गया? 15 हो गया। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 15। 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 5 1 जा 5 3 जा तो कितना आ गया? 3/1 डेट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 3 आ गया। तो देखिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पर पहले x का वैल्यू जब निकाले थे ना तो उसको रखे थे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम लोग y का वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो बोलते हैं कि पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो लिखते हैं कि पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करें। इक्वेशन 3 है क्या? इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू -1 + y। -1 को -1 प्लस को प्लस y को 3। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ग्रेटर नंबर है 3, साइन है प्लस का तो प्लस लग जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू 2 आ गया तो अब आप वो बोल सकते हो कि इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना है इट मीन्स हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द solution of the given equation is x is equal to 2 and y is equal to 3। और ये क्या हो गया? आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को सेट ए और बी के क्वेश्चन से कि हम सॉल्व कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इक्वेशन को। चलिए तो आप क्या करिए, सेट सी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अगर कई बार फंसते हैं तो क्या करिए, वीडियो को देखिए कि कहाँ पर आप फंस रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप एग्ज़ाम में यहाँ पर फंस सकते थे। तो आप क्या करोगे, आप एग्ज़ाम में वैसा गलती नहीं करोगे जिससे कि आप फंस जाओ। तो चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 3 एंड 4x + 3y इज इक्वल टू 2। इसे बोल दिया इक्वेशन 1, इसे बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जिस वेरिएबल में कोफिशिएंट 1 होना उसको लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है x + 2y इज इक्वल टू 3 है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 3 + 2y है, इधर आएगा तो -2y। इसको बोल देंगे कि ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हाँ देखिए यहाँ पर क्या किए थे, 1 से लिए थे तो 2 में रखे थे, 2 से लिए थे तो 1 में रखे हैं, 1 से लिए हैं तो 2 में रखेंगे। तो बोलेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 3 - 2y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है बच्चे, इक्वेशन 2 क्या है, 4x + 3y इज इक्वल टू 2 है। तो 4 को 4 लिख दिया। x का वैल्यू क्या है बच्चे? 3 - 2y है, रख दिया, +3 y तो y है इज इक्वल टू 2। 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, 4 3 जा 12। 4 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू रहता है ना उन सबसे होता है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी करवाया था, y से भी करवाया था। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 8 से भी करवाया था और 2x से भी करवाया था। वैसे ही 4 का मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो 4 2 जा 8 y और प्लस माइनस हो गया और +3y इज इक्वल टू 2 तो था ही यहाँ पर। अब देखिए ना यहाँ पर ना माइनस और देखिए वाई वाले को सॉल्व करेंगे ना तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ग्रेटर नंबर है 8, साइन है माइनस का तो माइनस लगा दोगे y और यहाँ 2 है। यहाँ पर +12 है ना, इस साइड आएगा तो -12 हो जाएगा, -5y। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 आता है और ग्रेटर नंबर है 12, साइन माइनस का तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू -10 और यहाँ पर देखिए ना 5 और y के बीच में देखिए ना मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। कोई बच्चा क्या
क्या करेगा, कोई बच्चा ना -5 है ना तो उसको ना उधर भेजेगा तो +5 कर देगा। नहीं बच्चे, देखते हैं कि जिससे तुम हटा रहे हो नंबर, देखिए y से तुम इस नंबर को हटा रहे हो तो y से इस नंबर के साथ किस रिलेशन में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो इसलिए जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ कितना आ गया 2/1 आ गया, डेट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किए क्या थे, जब x का वैल्यू निकला था तो हम लोग रखे थे इक्वेशन नंबर 3 में, जब y का वैल्यू निकला रखे इक्वेशन नंबर 3 में, तो y का वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन नंबर क्या रखेंगे 3 में रखेंगे। तो बोलेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं इसको और समझते हैं। देखिए इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 3 - 2y, तो 3 को 3 लिख दिए, माइनस को माइनस लिख दिए, 2 को 2 लिख दिए, y का वैल्यू क्या है बच्चे 2 है, तो 3 2 2 जा कितना है 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और ग्रेटर नंबर क्या है 4 साइन माइनस का तो माइनस आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे -1 आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बोलोगे कि देयर फॉर द सॉल्यूशन of the given equation is x is equal to -1 and y is equal to 2, और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जब भी आपको दिया रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आप क्या कर सकते हो, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर आप लोग को सीखना होगा एलिमिनेशन मेथड और सीखना होगा ग्राफिकल मेथड तो आप लोग कमेंट करेंगे, अगर कमेंट अच्छा खासा रहेगा ना तो मैं क्या करूँगा, मैं एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड पे भी वीडियो जरूर बनाऊँगा, अगर कमेंट अच्छा खासा रहेगा तब। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं ना कि ना यहाँ पर अगर वेरिएबल 1 अगर कोफिशिएंट 1 होगा ना तो ही सॉल्व करते हैं बच्चे, 1 के अलावा कुछ भी होता है तो सॉल्व करेंगे तो भी उसे सॉल्व होगा, लेकिन ना 1 रहता तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होता है, अगर कोई और नंबर रहेगा ना तो सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा लेकिन सॉल्व होगा उससे भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं सेटी का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो देखिए बच्चे ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ना कि ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग बोलेंगे कि लेट द, देखिए हमको 3 पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि लेट द 3 सक्सेसिव इवन इंटीजर, लेट द 3 सक्सेसिव इवन इंटीजर। तो बच्चे याद रखिए जब भी इवन की बात करेगा, जब भी इवन का बात करेगा ना तो हमेशा पहला इंटीजर को लेना है 2n, दूसरे को लेना है 2n + 2 एंड थर्ड को लेना है 2n + 4। सर अब रेस्पेक्टिवली लिख लो, रेस्पेक्टिवली। सर ऐसा क्यों सर, 2n ही क्यों लेंगे बच्चे, 2n इसलिए लेंगे ना कि अगर पहला इंटीजर क्या है 1 है तो अगर पहला इवन इंटीजर आपसे बोलने के लिए बोल रहा है, पता पहला इवन इंटीजर क्या है तो आप क्या बोलोगे सर n इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरा क्या है तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 + 2 4 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 4। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 + 4 कितना आ गया 6 आ गया। तो पहला अगर इवन इंटीजर 2 है तो दूसरा क्या होगा 4 होगा और तीसरा क्या होगा 6 होगा। तो समझ में आ गया। सर अगर हम लोग यहाँ पर केवल n लेते तो बच्चे, अगर केवल n ले लेते ना तो n लेते हैं जब कभी नेचुरल नंबर बोलता है, क्या बोलता है केवल और केवल बोलता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ नेचुरल नंबर या 3 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर। तो हमेशा क्या करते हैं, अगर इवन और ऑड नहीं लिखा हुआ है ना तो आप सिंपल n एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर इवन और ऑड लिख देता है ना तो हमेशा पहला वैल्यू को 2n तो एज्यूम करेंगे ही करेंगे। अगर ऑड लिखता है तो 2n + 1 एज्यूम करते हैं, अगर इवन लिखता है तो ओनली पहला को क्या करते हैं 2n एज्यूम करते हैं। अभी है ऑड नंबर वाला है तो उसको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए ना, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी इवन रहेगा ना तो हमेशा क्या करते हैं कि फर्स्ट को क्या करते हैं 2n एज्यूम करते हैं,
सेकेंड को 2n+2, थर्ड को 2n+4, फोर्थ को 2n+6, फिर आगे 2n+8, फिर 2n+10। सर यहाँ पर 2 ही ऐड क्यों करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो बच्चे क्योंकि यह ना पहला अगर 2 है ना तो दूसरा क्या होगा 4 होगा, तीसरा क्या होगा 6 होगा, इवन इंटीजर। सर 2 के बाद 3 क्यों नहीं होगा बच्चे, 3 क्या इवन नंबर है क्या, नहीं बच्चे 3 इवन नंबर नहीं है, 3 तो ऑड नंबर है, 3 तो ऑड नंबर है वैसे ही ना। तो 2 और 4 में डिफरेंस है 2 का, 4 और 6 में डिफरेंस है 2 का, 6 और 8 में डिफरेंस है 2 का। देखिए 2 का डिफरेंस है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2 ऐड करते हैं। या यहाँ पर कितना ऐड किए 2, यहाँ पर भी 2 ऐड किए। सर यहाँ पर तो 4 ऐड किए हैं बच्चे, यहाँ पर 2 ऐड किए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 ऐड किए तो 2n+2 हो गया, यहाँ पर 2 ऐड किए तो 2n+4 हो गया। तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी कभी इवन आएगा, इवन इंटीजर एज्यूम करने के लिए तो हमेशा एज्यूम करेगा कि 2n है, दूसरा क्या है 2n+2 है, तीसरा क्या है 2n+4 है। तो चलिए अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ यहाँ पर लिख सकते हो ना आप लोग पूरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, सम बोल रहा है, सम बोल रहा है मतलब कि 2n+2 प्लस 2n+4। देखिए द सम ऑफ, सम मतलब कि प्लस करना है, तो इसको एज्यूम कर लीजिए कि पी के इक्वल है, किसके इक्वल है पी के इक्वल है। पी कोई भी एक रैंडम नंबर है ऐसे ही, कि मतलब कि हम लोग क्या करें फंक्शन के रूप में इसको लिखे हैं कि p इज इक्वल टू इतना है। तो हम लोग बोलेंगे कि 2n ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n+2 और यहाँ पर 2n+4 हो गया। तो ठीक है 2n+2n+2n ये हो गया 6n और 2+4 हो गया 6। यहाँ से क्या कर लिए 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आ जाएगा n+1। n+1 को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है m है, क्या है m है। तो यहाँ पर लिखो कि सिंस लेट m इज इक्वल टू n+1। आपने क्या किया है m को एज्यूम किया है, मतलब कि आपने n+1 की जगह m लिखा है। एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या m बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n क्या आएगा यहाँ पर नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है ना। वैसे तो ये इंटीजर है, तो इंटीजर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखे i लिखे, क्या लिखे यहाँ पर i लिखे, क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है ना। तो इंटीजर है ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर जरूरी नहीं ना कि यहाँ पर 2 4 6 ही आएगा, यहाँ पर -2 -4 -6 -8 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि इसको हम लोगों ने m एज्यूम किया है कि ये n+1 m के इक्वल है, और यहाँ पर m बिलोंग्स टू इंटीजर, आई मतलब इंटीजर से बिलोंग करता है, मतलब कि यहाँ पर m का वैल्यू इंटीजर ही आएगा। इंटीजर मतलब कि कुछ भी हो सकता है, -6 -100 -500 -624 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, +624 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर m का वैल्यू। देखिए तो यहाँ पर ना ये यहाँ पर कितना बोला था 6 बोल रहा था, देखिए यहाँ पर 6 आ गया ना। तो बोलोगे कि हियर p इज इक्वल टू 6m, हियर p इज इक्वल टू क्या है 6m है। सो इट इज़ क्लियर दैट p इज इक्वल टू क्या है 6m है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, इट इज़ क्लियर दैट क्वेश्चन को लिख दो आप, क्लियर दैट द सम ऑफ 3 सक्सेसिव इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6, और यही क्या हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, यही आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए ना, जिसको समझ में नहीं आया ना वो क्वेश्चन नंबर 2 और मतलब कि इसको और इसको समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। तो बच्चे याद बस ये रखना है, जब भी इवन नंबर बोलेगा हमेशा 2n, 2n+2, 2n+4, 2n+6, 2n+8 बोलेंगे। अगर ऑड बोलता है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कराता हूँ तो समझिएगा। देखिए बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है मतलब कि सेट बी का क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर। तो यहाँ पर ऑड नंबर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है इवन, यहाँ पर ऑड है। तो बोलोगे कि लेट, देखिए यहाँ पर केवल बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, मतलब कि यहाँ पर केवल एक ऑड नंबर की बात किया जा रहा है। यहाँ पर 3 की बात किया जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 टर्म लिए थे, लेकिन यहाँ पर एक नंबर की बात किया जा रहा था। हम लोग बोलेंगे कि लेट एन ऑड नंबर बी 2n+1। जब भी ऑड नंबर बोलेगा तो पहला नंबर लेंगे 2n+1, दूसरा लेंगे 2n+3, तीसरा लेंगे 2n+5,
फिर 2n+7, 2n+9। सर ऐसा क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर 1 क्यों ले रहे हैं? तो बच्चे याद रखिए, अगर यहाँ पर n = 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3, कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 क्या है बच्चे? 3 है आपका ऑड नंबर। अगर यहाँ पर 2 पुट करते तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 क्या है बच्चे? ऑड नंबर है। तो बच्चे याद रखो, अगर इवन नंबर बोलता है तो 2n होगा पहला टर्म, और ऑड नंबर बोलता है तो 2n+1 होगा। ठीक है ना, ऐसा करके लीजिएगा आप। वैसे तो पहला ऑड नंबर क्या होता है? 2n-1 होता है, लेकिन हम लोग को उसको उतना नहीं देखना है। हम लोग बस इतना समझ लीजिए कि अगर कहीं पर बोलता है कि ऑड नंबर है तो आप ले लेंगे कि पहला टर्म क्या है, कि लेट एन ऑड नंबर भी 2n+1 है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर। तो स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, तो हम लोगों ने ये ऑड नंबर एज्यूम किया है, तो इसका स्क्वायर, इसको भी p के इक्वल टू ले सकते हो। सर यहाँ पर p ही लेना है क्या? नहीं बच्चे, यहाँ पर q ले लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कि जो यहाँ पर लिए हो वो मत लेना बस। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, मतलब कि जब ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड ही आता है। बच्चे याद रखिए ना, ऑड नंबर का पहचान क्या होता है? ऑड नंबर पहचान होता है ना ये, कि ना हमेशा ना यहाँ पर ना प्लस करके या तो 1 लिखा रहेगा, या तो 3 लिखा रहेगा, या तो 5, यहाँ 7, या तो 9, या तो 11, या तो 13, ऐसा करके लिखा रहेगा। मतलब कि प्लस करके ऑड नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स अगर यहाँ पर 2n करके 2 के बाद 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है और प्लस करके अगर कोई ऑड नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स वो क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है ना, ऐसा करके। तो देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ ना कि सपोज करो कि बोल रहा हूँ मैं 71, क्या बोल रहा हूँ? 71। तो 71 क्या ऑड नंबर है क्या? तो बोलोगे यस सर 71 ऑड नंबर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि 2 × 35 + 1। देखिए यहाँ पर 2 को 2 लिख दिया और इसकी जगह बोल दिया कि ये n है +1। ठीक है ना, वैसे ही मैं बोल दिया कि 101, तो आप बोलोगे कि सर इसको लिख सकता हूँ 2 × 50 + 1। तो यहाँ पर भी 2 को 2 लिख दिया, यहाँ पर n+1। देखिए हमेशा 1 करके लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखिए ना, तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ना a+b² तो आपको पता होना चाहिए कि a+b का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलोगे सर कि a+b का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना बच्चे। तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है ना, कि सिंस a+b² = a² + b² + 2ab। ठीक है ना, यहाँ पर a का वैल्यू क्या था? 2n था, इसलिए यहाँ पर 2n का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या था? 1 था, 1 का स्क्वायर + 2ab, ऐसा करके। तो 2n का स्क्वायर है, 2n का स्क्वायर है मतलब कि 2n को 2 टाइम्स लिखना है, 2n को 2 टाइम्स लिखना है। तो 2 2 जा 4 और n × n स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ आ जाएगा 4n²। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब कि 1 को यहाँ पर 2 बार लिखना है, 1 × 1, 1 × 1 कितना होता है? 1 ही होता है। और यहाँ पर 2 2 जा 4n हो गया। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ? 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लूँगा। सर 2 ही क्यों कॉमन ले रहे हो? इन दोनों में देखिए क्या करता हूँ मैं, 2 कॉमन ले रहा हूँ। सर यहाँ तो 4n कॉमन है। नहीं बच्चे, यहाँ पर मैं 2n कॉमन ले रहा हूँ। क्यों? अभी बताऊँगा रीज़न, थोड़ा सा बस 1 मिनट चाहिए। तो 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ हो जाएगा 2n² + 2n और यहाँ पर +1। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, इस वाले को एज्यूम कर ले रहा हूँ m एज्यूम कर लिया और यहाँ पर +1 लिख दिया। देखिए बच्चे, अभी किस फॉर्म में आ गया? अभी आ गया 2m + 1 के फॉर्म में। देखिए जब भी कोई नंबर 2 और वेरिएबल +1 के फॉर्म में रहता है तो मतलब वो क्या रहता है? इवन नंबर, वो क्या रहता है? ऑड नंबर रहता है। देखिए तो ये ऑड नंबर है ना, देखिए ये इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है ये। तो वो बोलोगे कि हियर, ऐसा पहले बोलोगे ना कि सिंस m = लेट करके लिख लो, लेट m। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर इसके लिए जगह नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर बोलोगे कि सिंस लेट m = 2n² + 2n एंड एम्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एम्स किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा? नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चे? नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर।
या पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब कि काउंटिंग नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 से इन्फानाइट तक जाता है वो, ठीक है। और यहाँ पर होता है इंटीजर, इंटीजर क्या होता है बच्चे, -1 -2 -3 -4 से इन्फानाइट तक जाएगा, और 1 2 3 से इन्फानाइट तक जाएगा। तो मतलब कि माइनस में भी और प्लस में भी जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर। तो यहाँ पर एक किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया p इक्वल टू आ गया 2m+1, ये आ गया ऑड नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हियर p इज इक्वल टू 2m+1 इज इन फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर, कि ये क्या है, फॉर्म है, ये ना ऑड नंबर के फॉर्म में है। देयरफॉर वी कैन से डेट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, कि स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ऑड नंबर होता है। और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, सेट सी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं कि सेट सी में क्या बोला जा रहा है। तो सेट सी में बोला जा रहा है कि, देखिए सेट सी में बोला जा रहा है ना कि प्रूव दैट द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए ना, यहाँ पर 2 की बात किया जा रहा है, मतलब कि अब हम लोग पहला नंबर तो लिए थे 2n+1, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2n+3 हो जाएगा। तो हम लोग बोल देते हैं कि लेट द टू कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले, जैसे कि सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, वैसे ही कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले नंबर। मतलब कि 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव, तो बोलेंगे कि लेट द टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बी, और पहला ऑड नंबर क्या होगा, 2n+1 एंड 2n+3, ठीक है ना। ये क्या है, ऑड नंबर हम लोग एज्यूम कर लिए। तो बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ, तो सम कर लो 2n+1 प्लस 2n+3, इसको क्या कर लो, p के एज्यूम कर लो। यहाँ पर p भी लिख सकते, चलो मैं इस बार ना x लिख देता हूँ, सभी के लिए x कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर p x, तो मैं बोल दिया ना कि इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो बोलोगे 2n+2n हो जाएगा 4n, और 1+3 हो जाएगा 4। 4n+4 कितना होता है, तो कोई बोलेगा 8n। अरे बिल्कुल नहीं होता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ना 4n और 4 कभी भी ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा n+1, और इस n+1 को बोल दो कि ये m है। तो यहाँ पर बोल दो कि लेट m इज इक्वल टू n+1 एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर ना बच्चे याद रखिए ना, यहाँ पर ना मैंने ई नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर ना ऐसा बनाते ही है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन साइन, एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर था 4, तो 4 आ गया, यहाँ पर था 6, तो 6 आ गया था ना 6। तो मैं बोलूँगा कि हियर x इज इक्वल टू 4m, सो इट इज क्लियर that it is clear that the sum of two consecutive odd numbers is always a multiple of 4। और ये क्या आ गया आपका, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 सेट ए बी और सी का, उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हैविंग डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो मतलब कि हम लोग को वॉल्यूम निकालना है किसका, हेमिस्फेयर का, जिसका डायमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेमिस्फेयर होता क्या है। तो बच्चे एक स्फेयर मतलब कि समझ लीजिए कि एक बॉल
टेनिस बॉल समझिए, फुटबॉल, उसको जब आप आधा आधा कट कर दोगे ना, तो जिस शेप का दिखेगा ना उसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। तो कुछ ऐसा दिखता है हेमिस्फेयर, आप लोग के लिए मैं बना दे रहा हूँ। हेमिस्फेयर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना बच्चे, कुछ ऐसा ही दिखता है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का ना डायमीटर, मतलब कि डायमीटर देखिए ना, इसको तो बोलते हैं कि सेंटर है ये, सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, और सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो दो रेडियस को मिलाने से जो सेंटर से पास होकर के जाए उसको बोलते हैं डायामीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है डायमीटर, डायमीटर को लिखते हैं बच्चे डी से, डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और इसका हमको निकालना है वॉल्यूम, मतलब कि इसके अंदर कितना एयर या फिर वाटर फिल हो सकता है, हमको उसका निकालना है वॉल्यूम। तो बच्चे बहुत ही ईजी है। तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन द डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर। तो डायमीटर डी से लिखते हैं, डायमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बच्चे। देखिए ना हमेशा याद रखिए, डायमीटर को हाफ करने से रेडियस निकलता है। तो 6 सेंटीमीटर को अगर आप हाफ से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, मतलब कि आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया, आर इज इक्वल कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। देखिए ना आर बच्चे यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं आर, सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो आर यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 3 है, मतलब कि ये भी आर है, यहाँ से यहाँ तक ए भी आर है, यहाँ से यहाँ तक ए भी आर, ऐसे करके आर है। तो हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो बोलोगे कि वी नो डैट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 को तो 2/3 लिख दिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7, कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू क्या है बच्चे 3 है, 3 का पावर यहाँ पर 3 है, तो 3 का पावर 3 लिख देंगे। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2/3 को 2/3 लिख दिए, 22/7 हो गया, और यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3, 3 जा 9, कभी मत करिएगा ना बच्चे, 3 का पावर 3 मतलब होता है 3 को 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, मतलब कि 3 टाइम्स है। तो 3 से 1 टाइम्स में कट गया, 3 से 1 टाइम्स में कट गया, अब कोई कटेगा नहीं। तो 2 × 22, 3 3 जा 9/7। अब क्या करेंगे, 2 और 22 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 और 22 को मल्टीप्लाई करवाने पे कितना आता है 44, और मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 7। 44 और 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना बच्चे तो आता है 396 डिवाइड बाई 7, और जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे ना तो आएगा 56.57। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है, तो हमेशा क्यूब में आएगा आंसर, क्यूब में लिखते हैं। तो बोलोगे कि देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 56.57 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चे बहुत ही इजी है वैसे इसको बनाना कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली बना सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या है, हेमिस्फेयर का ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समझते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला कुछ अलग लगेगा इसमें। इस बार क्वेश्चन क्या दिया है, इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, मतलब कि एक ऐसा हेमिस्फेयर जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, उसका इस बार निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अभी निकाले थे वॉल्यूम, अब निकालना टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चे याद रखिए ना, तो ना फिगर आप बना लीजिएगा, फिगर बनाना कंपलसरी रहता है ना, तो मतलब कि कंपलसरी नहीं रहता है फिगर बनाना, अगर आप बना लेते हो ना तो इससे समझता है ना एग्जामिनर कि आपने समझ के बनाया है। अदरवाइज आप बना सकते हो विदाउट फिगर का भी, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। तो आप बोलोगे जैसे इसमें लिखे हो ना वैसे ही लिखिए कि गिवन द डायामीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर D इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो
its radius r is equal to 14/2 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 7 जा, दैट इज r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कैसे निकाला गया? बच्चे रेडियस को ना मतलब कि रेडियस निकालने के लिए ना डायमीटर को ना 2 से डिवाइड कर दो बस। तो बोलोगे वी नो दैट द टोटल surface area of a हेमीस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फेयर का? तो इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। ठीक है, 3 को 3 लिख दिए, पाई को 22/7 और r का वैल्यू क्या है इस बार 7 का स्क्वायर। ठीक है, 3 को 3 लिख देंगे, 22/7। बच्चे 7 का पावर 2 है, 7 का पावर 2 है, इसका मतलब 7 2 जा 14 बिल्कुल नहीं है, मतलब कि 7 को 2 टाइम्स लिखना है। 7 7 जा 49 होगा इसका आंसर, ना कि 14 होगा। तो 7 से 1 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में कट हो गया। तो क्या क्या बच गया यहाँ पर बच गया 3 × 22 × 7। अब देखिए ना बच्चे, अब क्या 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 करेंगे? 3 × 22 होता है 66, और 66 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो होता है 462। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे याद रखिए, हम लोग एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लिखते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब लिखेंगे, और एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या आ गया? आपका प्यारा सा आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चे याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3πr³, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 3πr²। अब एक और क्वेश्चन है सेट सी का, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के बाद लिखोगे कि गिवन द diameter of a hemisphere d is equal to 7 centimeter, so its radius r is equal to 7/2 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे, इस केस में क्या हो रहा था? 6/2 कट सॉल्व हो जा रहा था तो 3 आ जा रहा था, 14/2 सॉल्व होकर के 7 आ जा रहा था, लेकिन 7/2 सॉल्व नहीं होगा। सर सॉल्व तो हो जाएगा, हाँ बच्चे 3.5 आएगा, लेकिन अगर 3.5 करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कभी मत करिएगा। आर कितना है? 7/2 सेंटीमीटर, उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या आएगा? 7/2 सेंटीमीटर आ गया। इस पर बोल रहा है कि क्या निकालने के लिए? सरफेस एरिया निकालने के लिए, फाइंड द सरफेस एरिया। या यहाँ पर ना बोला है कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए। क्या निकालिए? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, कर्व सरफेस एरिया। तो बोलोगे वी नो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर। देखिए ना बच्चे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है बच्चे? 2πr² होता है। बच्चे याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3πr³, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 3πr², और कर्व सरफेस हेमीस्फेयर क्या होता है? 2πr² होता है। तो 2 को 2 लिख दिए, पाई को 22/7 लिख दिए, और r का वैल्यू क्या है बच्चे इस बार? 7/2 का पावर 2 हो गया। ठीक है ना? यहाँ 2 को 2, 22/7। यहाँ पर क्या करिए? r/2 को 72 को 2 टाइम्स लिखना है। देखिए ना, यहाँ से 7 से 7 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 2 1 जा 2 11 जा, तो यहाँ क्या आ गया? 11 7 जा 77। देखिए एरिया है, क्या है? एरिया है, तो हमेशा क्या रहेगा? आंसर स्क्वायर में रहेगा। अगर वॉल्यूम रहता तो आंसर क्यूब में रहता। ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या आ गया? आपका प्यारा सा आंसर आ गया। बच्चे देखिए ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर ना कर्व सरफेस एरिया लिखा था, बच्चे यहाँ पर ना कर्व सरफेस एरिया लिखा था। ठीक है ना?
बच्चे याद रखिएगा ये तीनों फार्मूला अगर याद रहेगा ना तो आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बच्चे देखिए ना, अगर क्वेश्चन में केवल और केवल लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया तो फॉर्मूला लगाओगे 3πr²। अगर क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया, क्या लिखा है, फाइंड द सरफेस एरिया है, मतलब कि आपसे वो टोटल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, टोटल के बारे में। तो सर यहाँ पर भी तो टोटल निकालना था, या यहाँ पर भी 3πr² बात नहीं बच्चों, यहाँ पर ना कर्व सरफेस एरिया छूट गया है, तो यहाँ पर लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलता निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये छूट गया था, तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। अगर कहीं पर लिखा रहता है सिर्फ सरफेस एरिया निकालिए तो मतलब कि टोटल वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर कहीं पर लिखा रहता है टोटल सरफेस एरिया तो भी टोटल वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पर लिखा रहता है कहीं पर कर्व सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन पेपर में टोटल लिखा हुआ रहेगा तो लगाओगे ये फॉर्मूला हेमिस्फेयर के लिए। अगर लिखा रहेगा सिर्फ सरफेस एरिया तो भी लगाओगे यही वाला फॉर्मूला। अगर लिखा रहेगा कर्व सरफेस एरिया तो लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या है, आगे क्वेश्चन पेपर है 2023 का सेट ए बी और सी का, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 10 तक का। तो यहाँ पर होता है ये वीडियो ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा मेहनत और ये वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए। मैं ना देखता हूँ ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विदाउट शेयरिंग ही क्या करते हैं और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देखते हो ना, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ क्या करिए, वीडियो को लाइक तो किया ही करिए, कमेंट किया करिए, बताया करिए ना कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ इसमें, किस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ आपको, किस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे वीडियो को इतने मतलब कि मेरा वीडियो इतने यूज़र्स तक पहुँच पा रहा है और इतने लोग इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और उसे दूसरा जरूर से जरूर शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।